नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच पुनः एक नए अध्याय के साथ, नए मेहमान के साथ। आज हम आपको एक विशेष मेहमान से मिलाएंगे, जिनकी ख्याति तो हम नहीं कहें, जिनकी चर्चाएं आज के युवा पीढ़ी में काफी जोर से है, जिनकी आवाज मैदान के हर धड़कन को समझती है, पहचानती है, और जिनकी आवाज से खेल का एक रोचकता ही बदल जाती है। ऐसे आज मेहमान हमारे बीच है। मैं उनका परिचय आपको करवाता हूं। आप हैं अजफर आलम उर्फ राजा बाबू जी। आपको लोग राजा बाबू के नाम से जानते हैं। और मैं खास बात एक बात बता देता हूं कि आप आकाश चोपड़ा 2 के भी नाम से मशहूर हैं। तो आप अभी इनके बारे में एक बात और बता दूं कि ये आप ISPL, जो एक बड़ा चर्चा का एक टूर्नामेंट होता है, जो टेनिस बॉल से खेला जाता है, बड़े स्तर पे होता है, आप उसमें कमेंट्री करते हैं। लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए राजा बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द देसी अंदाज में। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया दीपक सर आपके देसी अंदाज के चैनल में। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अपने चैनल में थोड़ी सी बात कहने के लिए या फिर अपनी जो चीज़ है उनको बताने के लिए यहाँ तक इनवाइट किए हैं, उसके लिए शुक्रिया। चलिए, आपको भी धन्यवाद कि आपने इस चैनल के लिए अपना समय दिया है। और आज मैं दर्शकों को बता दूं कि आज आपको बिल्कुल आकाश चोपड़ा की तरह आप कमेंट्री का भी आनंद अभी लेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग आज बातचीत करते हैं। और हमारे चैनल राजा जी, एक चैनल का एक अपना एक खासियत है कि हम लोकल स्तर के जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। क्योंकि कई लोगों को ना मंच नहीं मिल पाता है। आप तो बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, कई स्टेटों में आपने कमेंट्री करने का काम भी किया है। अपना चैनल लोकल लोगों को प्राथमिकता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी आप हमारे साथ हैं। तो चलिए हम आपसे बातचीत का शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर। अगर मैं कहूं पहली बार माइक हाथ में लेने का हुआ पल याद कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या एहसास होगा? सबसे पहले सर माइक में 2011 में लिया था, जो अब हमारे गांव बिशनपुर में एक टूर्नामेंट होता है जलसा मैदान में, तो मैं वहीं से शुरू किया था। मेरे गुरु, अगर मैं उनको सुनता था तो फिर मुझे काफ़ी मज़ा आता था। सेन कुमार रज्जक जो अभी भी है, किताब भी है, वो लोग माइक में जब बोलते थे रवि पंडित, तो फिर मुझे अच्छा लगता था। मैं चाहता कि मैं भी बोलूं, क्योंकि बोलने का शौक, गाने का शौक मेरा बचपन से था, बट मैं पकड़ नहीं पाता था। फिर वो जो टूर्नामेंट हुआ वहाँ से मैंने शुरू की। तो फिर वो पहला मोमेंट था जब मुझे माइक दिया गया और कहा सेन कुमार भैया कहे कि तुम बोलो ना 2 ओवर। वो 2 ओवर से लेके आज ना जाने कितना ओवर मैंने बोल लिया। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर वो मुझे माइक ना पकड़ाते या फिर ये टूर्नामेंट ना होता तो शायद मैं आगे ना जा पाता। तो और भी कई कहानी किस्से हैं जहां मैं प्रोफेशनली शुरू किया, वो आगे बताएंगे। चलिए चलिए, कहने का मतलब वो 2 ओवर आपका जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट निकल गया। आगे जानेंगे भी आपसे कैसे निकला है। बिल्कुल। आप अगर एक खिलाड़ी नहीं होते, नहीं बने होते तो, लेकिन खेल की आवाज बन गए। आप खिलाड़ी नहीं बने लेकिन एक खेल की आवाज आप जरूर बन गए। यह सफर कैसे, कहां से शुरू हुआ? सर ये सफ़र काफ़ी लंबा है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल के हर माता पिता का कहना है या फिर मानना होता है, ये सही भी है। आप भी अपने लड़के के बारे में सोचेंगे कि मेरा बच्चा कहीं सेटल हो जाए, कहीं जॉब करे। तो मेरा मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए कहते हैं कि तुम कभी कहीं जॉब कर लो। और मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर उनको लगा कि जॉब कर लो, मैंने जॉब में भी ज्वाइन किया, जो ब्लॉक
मैनेजर का पोस्ट होता है, उस पर मैंने काम किया। देन वो कहावत है ना कि मतलब आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल कहीं और है, तो फिर शायद जो अभी आप हैं टेम्पररी वो मान जाएगा। तो जलसा मैदान में मैं शुरू किया। फिर जीपीएल का नाम शायद आपने सुना होगा, गुमानी प्रीमियर लीग, वहाँ पे मुझे मौका मिला था। वहाँ भी वही कहानी था, 2 ओवर मुझे बोलने का मौका मिला, फिर काफ़ी लोग पसंद किए। तो वो जो मैंने आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया आकाश चोपड़ा, तो वो एक वीडियो निकाल के किसी ने पोस्ट किया। देन वहाँ मेरा एक दोस्त है अमित कुमार गुप्ता के दो, उसने मुझे फ़ोन किया कि तेरी आवाज़ आकाश चोपड़ा सर से मिलती है। देन मैंने उस दिन से आकाश चोपड़ा सर को फॉलो करना शुरू किया। गुमानी में काफ़ी प्लेयर्स आए। फिर मैं यहाँ से जो शमशेरगंज का आप अभी जिक्र कर रहे थे, शमशेरगंज गए। शमशेरगंज में मैंने कमेंट्री की, तो मतलब हम जाना नहीं चाह रहे थे, मेरे दोस्त हैं कुछ, वो मुझे लेके गए। फिर वहाँ मैंने कमेंट्री, वहाँ पे भी 2-3 ओवर करने का मौका मिला, 3 ओवर करने का मौका मिला, बट मैंने 6 ओवर तक कमेंट्री कर ली और लोग बोलते गए कि और बोलिए आप, मुझे सुनना है। तो वहाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। फिर वेस्ट बंगाल में मेरा पहला टूर्नामेंट था। फिर उसके बाद हम रामपुर हाट गए। रामपुर हाट में एक वीडियो वायरल हुआ। अंपायर मैं मोइनुल भैया को थैंक यू आपके क्या मतलब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उसने मुझे इनवाइट किया था। देन वहाँ एक वीडियो मैंने नॉर्मली डाला फेसबुक पे, विद इन 24 आवर 9 मिलियन व्यू गया, 9 मिलियन। फिर वहाँ एक कमेंटेटर आनंदा ने सुना, एमडी आनंदा, फिर उसने मुझे टूर्नामेंट के लिए इनवाइट किया भाड़काटा मल्लारपुर साइड। वहाँ से मेरी ज़िंदगी मतलब यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। पीकू पॉल काफ़ी बड़े क्रिकेटर हैं। भाड़काटा का मैं टूर्नामेंट में गया, वहाँ से लोग काफ़ी लोग जान गए। एक सीनियर कमेंटेटर बैठा हुआ था। फिर मैंने बोला कि मुझे 2 ओवर मौका मिलेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, कर लीजिए आप 2 ओवर। आनंदा ने बुलाया था तो 2 ओवर मिल गया। फिर ये 2 ओवर के बाद मैं कमेंट्री करता गया, लोग सुनता गया, फाइनल मैच ख़त्म हो गया। फिर पीकू पॉल, जब मैं प्राइज़ ले रहा था तो पीकू पॉल ने मुझे, मैंने पीकू पॉल के साथ सेल्फी लिया। वो मेरी आवाज़ से जानते थे बट मुझे फिजिकली नहीं देखा था कभी, तो तब नहीं पहचाना। जब मैं प्राइज़ लेके नीचे आया तो मुझे बोला कि राजा बाबू प्लीज़ कम। देन मैंने बोला हाँ सर बोलिए ना। तो बोला कि आपका नंबर चाहिए। मैं उनका नंबर लेने के लिए परेशान था, वो मुझे बोल रहा है कि आपका नंबर चाहिए। राज जायसवाल उनके टीम के ओनर थे, राज भैया ने नंबर लिया। और देन नंबर लेने के बाद मैं घर आ गया। सबने बोला कि तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट इन्हीं लोगों के नाम से जाना जाता था राज जायसवाल। फिर घर आने के बाद 5 दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है कि मुझे बुलाया गया कोलकाता। कोलकाता बुलाया गया ना, तो मैं बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। पूछ रहा है कि फ़ोन करके कितना पैसा चाहिए। मैं पैसा क्या चीज़ होता जानता ही नहीं था, इन सब चीज़ों में पैसा मिलता भी था मुझे नहीं मालूम था। जहाँ जो मिला 500 1000 खुश होता था। मैं बोला कि आपको जो देना है दे देना, मैं आ रहा हूँ। वो एपीएल, वहाँ तक जो मैं पहुँचा, एपीएल टूर्नामेंट था वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आर्यन प्रीमियर लीग। वहाँ पे भारत के तमाम क्रिकेटर, नॉट ओनली भारत, बाहर से भी कुछ प्लेयर आए थे, सऊदी से कुछ प्लेयर खेलने के लिए आए थे। वहाँ सब ने सुना और सब ने एक टैग दे दिया कि आकाश चोपड़ा बोल रहा है। कुछ कुछ लोग घर पे देख रहे थे और मैदान पे आए तो खोज रहे कि आकाश चोपड़ा कहाँ है। फिर मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, बगल यही लड़का बोल रहा है। तो यहाँ तक जिंदगी बदल गई। और टूर्नामेंट मैंने कई सारे किए सर। और अगर देखा जाए मेरा घर से इस फील्ड में सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं थी कि मेरा बेटा कहाँ पे जा रहा क्या था। हमेशा बोलते थे कि एक जॉब कर लो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और सबकी, मैं अपने माँ बाप को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो उनका कहना था कि आप सेटल हो जाओ। बट मैं चाहता था कि मैं लोगों के सामने लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। इनके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है, फैमिली का तो है ही, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट ना सही बट उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। जाओ जो करना तुमको कर लो, यही चीज़ शायद हो गई। और सबसे बड़ा हाथ अगर कोई है तो मेरा ग्रुप है ब्रिटिश ग्रुप। मेरा ग्रुप का नाम है ब्रिटिश ग्रुप। वही लोग मुझे, मतलब शायद ही कोई होगा जो, मेरा ग्रुप में 9 मेंबर हैं,
तो मैं फ़ोन करूँगा कि मुझे यहाँ जाना है, तो ठीक है चले जाओ। हाँ मुझे ले जाना है, तो बाइक होता था किसी दिन नहीं होता था मेरे पास। वो लोग अपने बाइक से लेके जाते थे, धूप हो बारिश हो, मतलब कहीं पे भी। तो शायद वो जो बैक का सपोर्ट है, वो लोग अगर नहीं करता, मोटिवेशन नहीं करता, हर रोज बोलता नहीं तू अच्छा कर रहा है, तू चल, तुमको लोग पसंद करता है। मैं थोड़ा सा शाई, मतलब होता ना, शर्माता था पहले कि नहीं मुझे उतना नहीं मालूम है, या फिर नहीं बोलूंगा मैं वहाँ पे, मुझे माइक मांगने का शौक नहीं था। बट वो लोग जाता था, सर थोड़ा सा इनको माइक दीजिए ना, वही लोग खुद बोलता था। शायद उनका नाम लेना भी सही होगा, क्योंकि मैं जब कुछ नहीं था तब भी वो लोग था, और आज मैं कुछ भी नहीं हूँ तो भी वो लोग हैं। सबसे पहले तकरीज, बहुत छोटा बहुत ज़्यादा बोलता है, तकरीज आलम, वसीकुल, वसीउर रहमान, उसके बाद आप सानू, मिस्टर सनाउल्ला, सफ़ीउर्दा, अजीज भाई, इस्माइल, और किसी का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, मासूद आलम। तो ये सारे लोग थे ब्रिटिश ग्रुप मेंबर, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और 5,000 फॉलोअर्स जब मेरा इंस्टाग्राम में हुआ था, मैं नहीं समझता था कि इंस्टाग्राम क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टाग्राम, बस मैं वीडियो पोस्ट करता था। 5,000 हुआ था, तो इतनी बड़ी पार्टी उन लोगों ने मेरे लिए रखी थी, मैंने 1 रुपया पैसा नहीं दिया था। वो लोग कहा कि मुझे पार्टी करना, हम लोग को पार्टी करना है, क्योंकि हम लोग का ग्रुप का 5,000 फॉलोअर्स हो गया। तो कहानी अब चल रही है, अभी भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा दूर नहीं गया। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि परिवार के साथ मित्र का भी बिल्कुल काफी बड़ा योगदान आपको सपोर्ट करने में रहा। चलिए, होना भी चाहिए। हम लोगों ने सुना भी है, दोस्त क्या कहते हैं ना कि जीवन में सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसी भी व्यक्ति का सफलता हासिल करने के लिए। चलिए, आपके दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से बधाई हो कि आप लोगों के कारण आज आप अगर कहीं पे पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परिवार और दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान होता ही है। राजा जी, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? आकाश चोपड़ा सर। चलिए, आकाश चोपड़ा टू के लोग नाम से लोग जानते भी हैं, और आकाश चोपड़ा को आप आदर्श भी मानते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। एक मैच से पहले क्या तैयारी करते हैं? काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप देख ले कि आज मैच है, मैं टेनिस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आज मैच है चेन्नई सिंघम और हैदराबाद के बीच में, तो 11 प्लेयर कौन खेलेगा उनके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना पड़ता है। देन उसके बाद आप देखते हैं कि कौन बॉलिंग अच्छा करेगा, पिच का रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, अगला मैच में कौन सी टीम क्या खेली थी, अगला मैच में किसने कितना रन बनाया था, ये सारी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है, तभी आप माइक में बोल पाएंगे, या फिर कोई भी पीछे वीडियो बना रहे हैं तो फिर आप बोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कि आप अभी एक मैच खेलना है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, हर खिलाड़ी का अपना अपना एक आंकड़ा होता है, तो उस आंकड़ा को आप कैसे जहन में रखते हैं कि उस खिलाड़ी के बारे में हमको क्या बोलना है, उसके आंकड़े क्या हैं, क्या कोई ट्रिक है इसके लिए? ट्रिक तो नहीं कहूँगा मैं सर, मैं बेसिकली जो करना चाहिए मैं वो नहीं करता हूँ। जैसे कुछ लोग लिख के लेके आते हैं, मैं मतलब ऊपर वाले का ये मैं शुक्रगुजार करूंगा कि मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है। अच्छा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे बहुत जल्दी याद, मैं पिछले मैच का डेटा पूरा बोल सकता हूँ। 6-6 ओवर मैच होता, 10-10 ओवर का मैच, अगर मैंने अपना पूरा ध्यान से देख लिया, मैं उस पूरा मैच का डेटा बता दूंगा कि कौन बल्लेबाज कितना रन बनाया है, कहाँ पे बनाया है, कौन कितना विकेट लिया है। तो थोड़ा सा प्रेशराइज होता है। अब मैं वो कैरी करने लगा हूँ, क्योंकि सभी लोग करते हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं वो बताते हैं यू कैन कैरी, देन अभी मैं वो कैरी करने लगा हूँ। ये मैंने आपसे इसलिए सवाल ये पूछा क्योंकि एक अभी आने वाले जो लोग कमेंट्री के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक समझने का चीज है कि कैसे बड़े लोग जहाँ अच्छे अच्छे मैचों में कमेंट्री होता है, तो वहाँ लोगों की क्या स्थितियां रहती है, वो कैसे आंकड़े याद रखते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि उसको कैसे, ट्रिक क्या है उसका? ट्रिक देखिए, आपको सबसे पहले उस चीज़ को लिखना है कि आज कौन सी टीम खेलेगी, देन उसके बाद पूरा प्लेइंग 11 को आपको जानना पड़ेगा, उस टीम के जो प्लेयर्स हैं उसमें से सबसे बैटर्स कौन है, बॉलर्स कौन आते हैं,
उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, उनका स्टैट्स क्या है, ये सारी चीज़ आपको पहले से तैयारी करनी होगी, तभी आप याद रख पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि मैच के दौरान भूल जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। कहीं पे अगर माइक में दौरान भूल गए तो फिर उसको आपको कैरी करना पड़ता है। इसी से संबंधित एक सवाल था आपसे कि लाइव मैच में आप चल रहे हैं, शब्द का चुनाव तुरंत में कैसे होता है? ये काफ़ी टफ होता है। जैसे कि मैं तैयारी करके गया कि वो बल्लेबाज खेलेगा और वो बल्लेबाज नहीं खेला, कोई और बल्लेबाज आया, उसने छक्का लगा दिया, तो फिर उसी समय आपको बदलाव करना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ शब्द को लाना पड़ता है, कोई चीज़। और कभी कभी हम सब तो भावना में, अगर होता है ना कि कुछ लोग, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अगर इंडिया के कोई कमेंटेटर्स है तो वो क्या करेंगे, इंडिया को नॉर्मली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है वो आ जाता है। मेरा भी कोई प्लेयर अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो फिर मैं उनके लिए बोल देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही भावना में बह जाता हूँ, तो ऐसा होता है सर। टफ है, बट कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इक्वल रखा जाए, बट समय के अनुसार आपको जैसे जैसे आप आगे जाएंगे शब्द का चुनाव धीरे धीरे आ जाएगा। आप हिंदी, अंग्रेजी या देसी स्टाइल, किसमें ज्यादा कंफर्ट रहते हैं? मैं तो हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ और देसी तो बोलता ही हूँ। देसी तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अपनी पहचान आवश्यक है। ये पहचान आपने बोला सर, आपको रोकना चाहूंगा। पहचान जो मुझे दी है, मतलब जो मुझे पहचान मिला है, ये पहचान अगर मैं वेस्ट बंगाल ना जाता तो मैं शायद इतना बड़ा कमेंटेटर जो अभी, मतलब जो भी हूँ मैं, 1% भी हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वेस्ट बंगाल के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे तरीके से मुझे वहां अपनाया। अभी काफी लोग, मैं झारखंड का हूँ, बट काफी लोगों को लगता है कि मैं बंगाल से आता हूँ, मैं जैसे यूपी जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, सबको लगता है कि नहीं ये बंगाल से आया है, क्योंकि वहाँ के जो प्लेयर्स आते हैं वेस्ट बंगाल खेलने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम जो वेस्ट बंगाल के टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे मुझे मिलता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि मैं बंगाल से हूँ, बंगला काफी, मतलब अभी काफी हद तक अच्छा बोलने लगा हूँ। तो थैंक यू वेस्ट बंगाल, और मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि मेरा अगर दूसरा कोई घर है तो वेस्ट बंगाल है। तो ये चीज है, चूंकि बगल में रहते हैं बंगाल के, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर मिला ही होगा। कमेंट्री में समझने का चीज है कि कमेंट्री में आप नॉर्मली रहना ज्यादा जरूरी है या एनर्जेटिक रहना ज्यादा जरूरी है? बहुत अगर आप मैच हो रहा है, जैसे नॉर्मल मैच चल रहा है, तो थोड़ा सा नॉर्मल ही बात करें। जैसे एक ओवर में 6 रन चाहिए तो थोड़ा सा आपको एक्साइटेड बोलना पड़ेगा, ताकि दर्शक आपको पसंद देखे। कमेंट्री 2 टाइप से होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्री। एक होता है टीवी कमेंट्री, तो वहां पे भी आपको दर्शक सुन रहे हैं, और दूसरा होता है ग्राउंड कमेंट्री। अब ग्राउंड कमेंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जब बोलोगे उस समय बॉलर अगर बॉल डाल रहा है तो आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉल डालते वक्त अगर एज लग गया बैट का तो फिर अंपायर्स नहीं सुन पाएंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहां पे आपको सोच समझ के, कई बार हम लोग भी कर देते हैं कि कोई अच्छा बॉल हो रहा है तो उससे मैं जोर से मैंने बोल दिया कि ये बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, तो उस समय प्रॉब्लम आ जाता है कि आवाज सुनाई नहीं देती अंपायर्स को अगर बैट में लग गया तो इन सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। बट आपको नॉर्मल भी रहना पड़ेगा, आपको एनर्जेटिक भी रहना पड़ेगा, लास्ट के मोमेंट में तो मैक्सिमम एनर्जेटिक रहना पड़ता है। लाइव गलती अगर हो जाए कैसे सुधारते हैं उसको? देखिए, कमेंटेटर्स के पास तो सुधारने का काफी मौका होता है। सॉरी, ऐसा शायद हो सकता था, या फिर हो गया सकता था, या फिर हो गया, ऐसा शब्दों का हम लोग मतलब चयन कर लेते हैं, शब्दों के जाल से फंसाना पड़ता फंसा है। देते हैं लोगों को। चलिए, ये देखा भी जाता है। मान लीजिए एक आखिरी ओवर है, आखिरी पल है मैच का, उस समय दिमाग में कैसे क्या क्या फील होते रहता है? आखिरी ओवर है, मतलब अगर रन ज्यादा चाहिए तो फिर बैट्समैन को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हो जाएगा, अब 6 गेंदे 3 छक्के चाहिए, आसानी से अगर इस बॉल पे छक्का लग गया तो फिर आखिरी 5 गेंदों पे 2 6 चाहिए होगा। वैसे है 12 रन, मगर 12 रन को अगर आप देखें 2 रन से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 ही छक्का चाहिए, तो 2 छक्का आप लगा सकते हैं आखिरी 5 गेंदों पे। तो आखिरी ओवर में थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। अगर रन काफी कम है, 6 बॉल में 6 रन चाहिए, बस 6 ही बॉल तो डॉट करनी है, बट डॉट करना आसान नहीं है, डॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम सब कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बॉलर को एनर्जी मिल जाए। अगर 2-3 बॉल लगातार डॉट हो गई तो आखिरी 3 बॉल पे अब 6 चाहिए, 6 लगाना आसान नहीं है,
जब बल्लेबाज को चाहिए तो फिर कहते हैं कि आसान नहीं है, और यहाँ पे चाहिए तो फिर आसान है। तो इन सारी चीजों को सब मतलब ये सारे शब्दों का मतलब दिमाग में दोनों चीज आपको दोनों चीज आपको रखना है, तो पूरा बैलेंस बना के चलना है। एग्जैक्टली। अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम का टाइम है, अभी कैसे बदला कमेंटेटर का लाइफ को? अभी काफी बदल गया सर। अभी आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा बदल गया कमेंट्री का जो युग है वो काफी अलग चल रहा है। आप अगर देखेंगे विदाउट, काफी अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हैं, बट विदाउट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, यूट्यूब, यानी सोशल मीडिया के बगैर जो है वो शायद उतना हद तक आगे नहीं जा पाता है। मैं आपको शुरू में ही कहा कि मुझे इतनी कामयाबी मिलने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी चीज को जाता है वो सोशल मीडिया। अगर मैं सोशल मीडिया ना करता, मेरे पास कितनी अच्छी आवाज है, लोग आपके गांव में ही सुनेंगे। अगर मैं फेसबुक में ना छोड़ूं तो फिर आपको महाराष्ट्र के लोग सुन नहीं पाएंगे। तो काफी बदलाव आया। मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, और मैं अगर आप अच्छे के लिए यूज करते हो तो शायद ये बेहतर है। वायरल कमेंट्री का प्रेशर रहता है? काफी काफी प्रेशर रहता है सर उस चीज में, क्योंकि सबके मन में होता है कि कहाँ तक हम पहुंच सकें। चलिए, मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है, वो आपका फेवरेट खिलाड़ी है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, आपने, चूंकि आपका फेवरेट खिलाड़ी है तो आप निश्चित तौर पर आप उसको ज्यादा अहमियत देंगे, आप उसकी ज्यादा तारीफ करेंगे। और कमेंट्री में चूंकि न्यूट्रल रहना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप उस समय बैलेंस कैसे बनाते हैं, कैसे रोकते हैं अपने आप को? मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो सबके दिल में होता है। वी आर बीइंग ह्यूमन। तो जब हम सब ह्यूमन है तो फिर सॉफ्ट कॉर्नर कोशिश करता हूँ कि नहीं, अब मन करता है कि नहीं वो आउट ना हो, और दिल करता है कि नहीं यार अब तो हमको ठीक बोलना पड़ेगा, बट दिमाग करे कि नहीं यार इसका आउट नहीं करना है। तो कोशिश करते हैं, बट मैच है, अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तो आपको दिल को दूर रखना है, दिमाग को सामने रखना है, तभी आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ दिल काम नहीं करना है, क्योंकि आप मैदान में हैं, सार्वजनिक प्लेस में हैं, तो आपके लिए सब बराबर है। चलिए, बहुत अच्छा चीज है, लोगों के लिए, नए लोगों के लिए समझने के लिए बहुत सारा चीज है कि आपके लिए कोई खिलाड़ी फेवरेट हो सकता है, लेकिन जब मैदान में वो है तो इक्वल है, बराबर है दोनों टीम का। अगले 5 साल कहाँ अपने आप को देखना चाहेंगे? सर मैं कोई साल नहीं मापूंगा, मैं बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं टीवी पे कमेंट्री करूं, और मेरे मम्मी पापा जो आज काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र करते हैं मुझ पे, उस दिन और फ़ख्र करेंगे। मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आज जहाँ पे हूँ, आज मैं नॉर्मली टीवी वगैरह पे कमेंट्री, आज यूट्यूब है तो टीवी में कमेंट्री होती है, तो आज अगर आप देखेंगे मैं आईएसपीएल से कमेंट्री करके आया तो मेरा मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं, काफ़ी दिनों से खुश हैं, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ उतने लोगों को लोग जानते नहीं हैं। जानते नहीं, और इस पे जागरूक भी नहीं है लोग कि इस क्षेत्र में भी एक इसकी बन सकता है, एक जगह बन सकता है इसके लिए यदि रहा तो। मेरे मम्मी पापा को भी इस चीज़ का नहीं अंदाजा था, वो भी काफ़ी मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो मेरी बहन से कभी पूछ लिया, तो इसमें मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को समझाते हैं, और आज मम्मी पापा काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अगर कोई पिता, ये पिता के लिए भी काफ़ी अच्छा पल होता है, या फिर काफ़ी गर्व का पल होता है कि वो आवाज़ देते हैं कि राजा का पिताजी है वो, तो ये मेरे पापा के लिए काफ़ी खुशी का पल होता है, राजा के पिताजी, तो मम्मी खुश होती है, राजा की मम्मी है वो। मेरी बहन काफ़ी मोटिवेट करती है। मैं, मेरे नानी फैमिली के तरफ से काफ़ी सपोर्ट था, क्योंकि मेरी मासी लोग मुंबई में रहती है, तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को, सोशल मीडिया को समझती थी, तो उसने कहा कि तू कर बेटा, तुझे जो अच्छा लगे कर, और अब उन लोगों का ही आशीर्वाद रहा है, मेरे नानी फैमिली, मामा लोगों का, तो अब अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ आने वाले 5 साल में मैं आकाश चोपड़ा सर के साथ बैठ के कमेंट्री करूँ। ये मेरी ख्वाहिश। ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो। नए कमेंटेटर्स जो अभी आ रहे हैं उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? और सबसे पहले सर और उस पे एक और चीज आप उसमें जोड़ दीजिए कि
गलती से कैसे बचे वो? सबसे पहली चीज तो सर आपके अंदर ईगो नहीं रहना चाहिए। मैं देखा हूँ और मैं जिस तरीके से स्ट्रगल किया हूँ और आज भी कर रहा हूँ, मैं कभी भी ये नहीं डिमांड किया कमेटी से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं उन सबको ये मालूम है कि राजा कभी कोई चीज का डिमांड नहीं करता है। राजा को बोला आना है तो आना है, बस मुझे माइक पकड़ने मिले। आपके पास अगर माइक है, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपके पास माइक है तो आप बस उस चीज का इस्तेमाल करो। कितना पैसा मिलेगा, कैसा मैच है, कैसा टूर्नामेंट है, मैं अब तक हजारों टूर्नामेंट में कमेंट्री कर चुका हूँ जहां मुझे पैसा नहीं मिला है, बस लोग मुझे जाने हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर जो स्किल्स है उसको आपको दिखाना होगा लोगों को, देन आपको लोग जानेंगे, आपको लोग पहचानेंगे। तो मुझे काफी लोग जाने। मैं इस एरिया में काफी नाइट टूर्नामेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटा छोटा शॉर्ट बाउंड्री का, उन सभी जगह मैंने कमेंट्री का बेहिचक किया और आज भी करता हूँ जहां मुझे माइक मिलता है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं ये बाहर से है तो वो कमेंट्री नहीं करना है, मैं करूंगा क्योंकि मैं यही से शुरुआत किया हूँ। मतलब ईगो नहीं? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि आपको ईगो से दूर रहना होगा। जो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, कमेंट्री हो या अंपायरिंग हो या कोई भी चीज, जिस बंदे के अंदर ईगो आ गया वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो भी नए कमेंटेटर्स आना चाहते हैं, मैच से पहले अपनी तैयारी करें, वहां पे जाए, लोगों से मिले, लोगों के सामने बातचीत करना सीखे। कैमरा आपके सामने है मगर आपको ये लगना चाहिए कि कैमरा आपके सामने नहीं है। लोग आपके सामने हैं मगर आपको लगना चाहिए लोग आपके सामने नहीं है, तभी आप कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या है इस कमेंट? वे आप टॉकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कैसे बोल लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। कभी कभी दर्शक अंदर आ गया, उनको आपको समझाना भी है। प्लेयर्स आपस में झगड़ने लगते हैं, उनको कैसे बोलना है। उनको ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकते हैं, उनको आप धीरे भी नहीं बोल सकते हैं, उनको समझाना भी है, उसको बाहर भी करना है। प्रेशर जब आप पे आएगा तो आपको ही संभालना पड़ेगा ग्राउंड, क्योंकि जब आपके पास हाथ में माइक है तो आप जितने ओवर कमेंट्री करोगे उतने ओवर का मालिक आप हो। आपको लोगों को एंटरटेन करना है, आपको लोगों को समझाना है, आपको शब्दों का चयन अच्छा करना है कि किसी प्लेयर के ऊपर आप टिप्पा टिप्पणी ना करें। अच्छा खेल रहा है तारीफ करें, बट गलत खेल रहा है उसको आप गलत टिप्पणी ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और मैंने देखा भी है कई जगहों पे, मैच पे कोई खिलाड़ी अगर मैदान पे कुछ अच्छा बोल, वो शॉट नहीं मारने सका, तो कमेंटेटर उसका एक जो भाषा निकलनी चाहिए उस खिलाड़ी के प्रति, वो गलत निकलता है और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर खिलाड़ी हर दिन के लिए नहीं है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अब बारी है थोड़ा सा आपसे जानने का। आखिरी ओवर है, आखिरी बॉल है, 10 रन चाहिए। आखिरी बॉल, सॉरी, आखिरी ओवर है, 10+ रन चाहिए। कैसे आप इसको कमेंट्री करेंगे? सपोज दैट अगर सामने जगत सरकार है और या फिर सरोज प्रमाणिक है या फिर जगत सरकार कर रहा है बल्लेबाजी। बिल्कुल लाइव में बताना है कि लाइव में आप कैसे करेंगे। यस, जगत सरकार बल्लेबाजी कर रहा है, गेंदबाजी सरोज प्रमाणिक कर रहा है। सरोज प्रमाणिक इज ए ग्रेट ऑलराउंडर एंड जगत सरकार मोस्ट MVP प्लेयर इन द टेनिस क्रिकेट सीजन 3 ISPL का, जो इस साल बना है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिसको पोल से कार मिली है। तो आमने सामने वो दोनों हैं। जगत सरकार के सामने होंगे सरोज प्रमाणिक। आखिरी ओवर है और रन 11 चाहिए। अब आसान नहीं इनको खेलना। जगत सरकार के पास अच्छी बल्लेबाजी टेक्निक है, बट सामने जो गेंदबाज है वो भी बेस्ट गेंदबाज है। तो कैसे खेलेंगे आप? पहला बॉल में अगर 6 ना आए तो फिर डिफेंड कर जाएंगे सरोज प्रमाणिक। पहली बॉल तैयार है जगत सरकार और सामने सरोज प्रमाणिक तेज गति के साथ गेंद आई है। अब बाउंसर का इस्तेमाल करना चाहिए तो वो उन्होंने कर दिया। अब आखिरी 5 बॉल 11 रन, थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे जगत सरकार। ऐसा लग रहा है कि परेशानी तो है मगर इनके अंदर जो टैलेंट है वो इस 11 रन को बना जाएंगे। बट सरोज प्रमाणिक की और फिर नॉमिनर यार अब फिर से एक बार तैयार है। अब फाइन लेग के प्लेयर को थोड़ा सा फाइन और किया गया है। मिड ऑफ को अंदर, लॉन्ग ऑन को बाहर रखा जा रहा है। शायद बॉल इस बार स्लोअर आएगी और स्लोअर आएगी तो स्लोअर बॉल में जगत सरकार फंसते हैं, बट तैयार तो जगत सरकार भी है। फिर से एक बार भागना शुरू किया प्लेइंग जगत सरकार के लिए। तेज गति के साथ बॉल आई और इस बार भी बाउंसर, लगातार 2 बाउंसर का प्रयोग किया गया है। बॉल बैट पे आई नहीं है, विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं। 2 डॉट बॉल, यानी अब प्रेशर बन चुका है जगत सरकार के ऊपर। 4 गेंदे 11 रन, 2 बड़ी हिट। आसान नहीं है मगर मुश्किल भी नहीं है क्योंकि 2 छक्के ही चाहिए। फिर से एक बार तैयार। इस बार कप्तान से थोड़ी सी बातचीत हो रही है सरोज प्रमाणिक की।
कि कैसे गेंदबाजी होगी, अब क्या फील चाहिए उनको। इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गैम्बल खेलेंगे, मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों बाहर किया जाएगा। इस बार तेज गति के साथ बॉल शायद ना करे, क्योंकि 2 बाउंसर आपने ऑलरेडी डाल दिया है। एक और अगर बाउंसर आई तो नो बॉल हो जाएगा, नो बॉल यानी फ्री हिट, 1 रन भी आएगा। अब उस बॉल पे बल्लेबाज आउट भी नहीं होगा। तो ये सारी कोशिश हो रही है। अब तीसरा बॉल फिर से एक बार तैयार, जगत सरकार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आके खेल रहे हैं। इस बार तेज गति की बॉल है और उससे भी ज्यादा गति के साथ बॉल को भेजा बाहर स्टैंड में। स्टैंड एंड डिलीवर जगत सरकार अपने अंदाज में। 3 गेंदे 6 रन। अब आखिरी 3 पे चाहिए 5 रन। जैसे पहले चेन्नई सिंघम ठीक ठाक थी, अब चेन्नई सिंघम थोड़े से और मजबूत स्थिति में आ गई है, क्योंकि 3 पे 5 ही चाहिए। अब कोलकाता के टाइगर्स यहां से कैसे करेंगे कमबैक, क्योंकि एक बाउंड्री मैच आपके हाथ से दूर। आखिरी 3 बॉल रन चाहिए 5। सवाल यह है कि आखिरी 3 बॉल कैसे डॉट की जाएगी, कैसे की जाएगी। कप्तान साहब आए, भावेश पवार समझा रहे कि आपको गेंदबाजी थोड़ा सा अलग रणनीति के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर आप इसे डालेंगे ज्यादा तो शायद ये फंस सकते हैं। फिर से एक बार अपना स्टांस लेते हुए जगत सरकार सामने सूरज प्रमाणिक फिर से एक बार तैयार। प्रमाणिक साहब भागना शुरू किया। प्रमाणिक साहब ने ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ यॉर्कर डाली है और आखिरी के ओवर में बचना, यानी आपको यॉर्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉट बॉल हो गई है। अब आखिरी 2 बॉल 5 अब भी चाहिए। यॉर्कर आप डाल सकते हैं, मगर हर गेंदबाज के पास यॉर्कर होता नहीं है और लगातार यॉर्कर डालना उतना आसान भी नहीं है। अब तैयारी फिर से हो रही है कि आखिरी 2 बॉल 1 डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डॉट यानी आखिरी बॉल पे 5। भागना शुरू किया फिर से एक बार सूरज प्रमाणिक। जगत सरकार हल्के हाथों से खेल के सिंगल लिया है। अब स्ट्राइक पे आएंगे किरण पवार। अब आखिरी बॉल रन चाहिए 4। 1 बॉल 4 रन। ड्रॉप 3 रन भागना पड़ेगा, आसान नहीं होगा ग्राउंड में भागना। 3 रन 4 ही चाहिए। 3 रन अगर भागेंगे तो फिर जगत सरकार शायद स्ट्राइक ना छोड़ते, जो ज्यादा बेहतर होता। छक्के लगाने की एबिलिटी उनके पास ज्यादा थी। प्रमाणिक साहब थोड़ा सा राहत की सांस ये लेंगे कि स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज आए हैं, उनको खेलना आसान नहीं है सरोज प्रमाणिक के लिए। अब सरोज प्रमाणिक फिर से एक बार भागना शुरू किया, तेज गति के साथ भागिए। यॉर्कर लेन मिस किया और सीधे विकेट को हिट किया है। 1 बॉल पे चाहिए था 4 डॉट किया है और आसानी के साथ टाइगर्स ऑफ कोलकाता इस मैच को जीत गई है। वेल डन प्रमाणिक साहब। चलिए, बड़ा आनंद आ रहा था, लग रहा था कि हम लोग लाइव ही देख रहे हैं मैच। ये होना चाहिए क्वालिटी कमेंटेटर में, कि आपको एक लाइव आपकी आंखों के पहले। रेडियो में जब हम लोग कमेंट्री सुनते थे तो लगता था कि मैच हमारी आंखों में चल रहा है। आज तो टीवी में देखते हैं तो उस सामने दिखता है वो, लेकिन रेडियो में जब कमेंट्री सुनने में जो आनंद आता था वो लगता था कि मैच हम देख रहे हैं, एकदम मैदान पे बैठे हुए हैं। और अभी वही एहसास आपने अभी हम लोग को कराया भी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नजदीक कौन, माइक्रोफोन या क्रिकेट? माइक्रोफोन। एक कमेंटेटर के लिए माइक्रोफोन ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे उभरते हुए कमेंटेटर को? संदेश ये है कि आप सब का जो अपना स्किल्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान करें। हाँ, गले को सबसे अच्छा आपको रखना पड़ेगा ठीक ठाक। ठंडे पानी से आपको बचना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सब क्रिकेट को हमेशा ऊपर रखें, अपने आप को नीचे, क्योंकि क्रिकेट है तभी आप सब है, प्लेयर्स है तभी आप सब हैं। कमेंटेटर्स हमेशा प्लेयर से नीचे रहता है। अब नीचे मतलब वो नहीं, बट आपको उन सारी चीज़ों को लेके ही चलना पड़ेगा। चलिए, राजा बाबू ने आज एक चीज लोगों के सामने रखा है इस छोटे से क्षेत्र से। मैं पहले आपको बताना भूल गया था। राजा बाबू जी हमारे बगल में परहरवा के केंदुआ से आते हैं, एक छोटे से जगह से। और आप सोचिए कि छोटे से जगह से लोग निकल के आज एक बड़े स्तर पर देश भर में कई राज्यों में खेल के लिए, कमेंट्री के लिए आप जाते भी हैं। तो एक कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में भी रोजगार लोग ले सकते हैं। ये क्षेत्र भी इस रोजगार के लिए उपलब्ध है। जाने वालों की कमी है। और निश्चित तौर पर राजा बाबू जी, आपके इस वीडियो के बाद लोगों में एक रुझान जरूर बढ़ेगा इस क्षेत्र के लिए, और नए लोग काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सर को हैप्पी बर्थडे कहता हूँ, क्योंकि सर का आज चलिए। बर्थडे है। और थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सब हमारे सर को सपोर्ट करें, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो भी आप सपोर्ट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चैनल है आज जो आप सब देख रहे हैं इनको और प्यार मिले। मेरी तरफ से हमेशा सपोर्ट और ढेर सारा प्यार रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।